तो पहली क्वेश्चन से क्या किया मान्या? सर तो वो सब, जीपे में हाँ सब कम। आउटपुट लगा दो। हाँ अल्फा प्लस बीटा वुड बी 1, है ना? एंड अल्फा इंटू बीटा वुड बी पी। सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगा? गा गा आर प्लस गामा प्लस गामा है शायद, गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 4 एंड गामा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस क्यू। जीपी को हम ऐसे ले लेते हैं कि सिंस अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी, तो आई टेक देम एज ए, या ऐसे ले लेता हूँ अल्फा, अल्फा सर। कैपिटल आर, अल्फा आर स्क्वायर, अल्फा आर क्यूब ले लेते हैं। हाँ बोलो। अम गामा डेल्टा क्यों नहीं होगा, माइनस क्यों क्यों है? गामा डेल्टा, हाँ क्यू होगा, सिर्फ माइनस नहीं होगा। यू राइट। अब तुम ऐसा करो, अल्फा तो अल्फा रहेगा, बीटा को गामा इंटू आर ले लो। अल्फा इंटू आर, गामा इज अल्फा आर स्क्वायर, डेल्टा इज अल्फा आर क्यूब। बीटा गामा डेल्टा को रिप्लेस कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा इज 1, सो अल्फा प्लस अल्फा इंटू आर इज 1। इक्वेशन आ गई। यहां से आएगा अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर क्यूब इज इक्वल टू 4, है ना? आई थिंक इन दोनों को डिवाइड कर दो। इन दोनों को डिवाइड कर दो, आर आ जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यू कैन डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। प्लस माइनस टू होगा ना? हम्म अब दो केसेस लेके तुम दूसरी इक्वेशन में डालो, प्रोडक्ट वाले में, इसमें रिप्लेस कर दो। हमें वो वैल्यूज लेनी है जिससे कि इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं। मैथ्स में पूरा सिलेबस है या उसमें भी कट कर दिया? अच्छा, अच्छा वही है। नहीं, फिजिक्स में तुम्हारा काफी कम सिलेबस आ रहा है ना। सर मेरा -2 और -32 आ रहा है, लेकिन हाँ, वो दोनों ऑप्शन। केसेस ले लेने पड़ेंगे, उससे हम एंड में डिसाइड करेंगे किससे इंटीग्रल वैल्यू आ रही है। आर स्क्वायर टू आ गया, दैट गिव्स यू आर एस प्लस माइनस टू, राइट? अब पी इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू अल्फा आर। अब मीन वाइल तुम एक काम और करो, इस आर को ना फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑल्सो। अल्फा की दो वैल्यूज आ जाएंगी ना। ठीक है, तो आर इज अल्फा कॉमन, 1 प्लस आर, आर इज प्लस माइनस टू इज इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू 1/3 आएगी व्हेन यू टेक पॉजिटिव साइन, ठीक है? व्हेन आर इज +2, अल्फा वुड बी -1 व्हेन आर इज -2, ठीक है? अब दो केसेस लेके पी और क्यू की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। ये देखो कितना आ रहा है, पी इज अल्फा स्क्वायर आर, तो आई डोंट थिंक अल्फा इक्वल टू 1/3 विल गिव यू द वैल्यू।
अल्फा को 1/3 नहीं लेना पड़ेगा ना, बिकॉज अदरवाइज फ्रैक्शन में आएगा। अल्फा को -1 लेना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर, आर इज -2। पी की वैल्यू -2 आ गई। व्हाट इज क्यू? क्यू इज गामा डेल्टा, दैट इज अल्फा स्क्वायर आर टू द पावर 5। अल्फा इज -1, आर इज -2 टू द पावर 5, -32। सो अल्फा की दो वैल्यूज आ जाएंगी, अल्फा इज -2 एंड -32, राइट? सर लेकिन ये तो ऑप्शन ही नहीं है। नहीं है? -2 प्लस +32 है। हो सकता है मैंने मिसप्रिंट कर दिया हो, हम्म, मिसप्रिंट था। ये सर इसका आंसर था, हाँ। 29 का पेपर कैसा था? इजी आया था। मैथ्स। हम्म। मतलब जिस लेवल का हमने क्लास में किया था ना, हाँ। उससे बेटर था, उससे इजी था थोड़ा। तो यही ना, इफ यू डू टफ क्वेश्चंस देन यू फाइंड इट इजियर। हाँ हो गया, लिख लिया? नहीं हुआ? अच्छा, सॉरी। लेट p is -1, 0, q is 0, 0, and r is 3, 3√3। किसी भी एंगल का बाइसेक्टर का मतलब होता है इट इज डिवाइडिंग द एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स। कई बार स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस काफी आते हैं। कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस में अगर तुम उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्लॉट करोगे ना, तो आंसर आ जाता है इजीली। ऐशल, कैसी हो तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी अब? यस सर, अब ठीक है। एग्जाम शुरू हो गए? नहीं सर, अभी होने हैं, फिर मिड वीक में होंगे। ओके। साउथ एक सेंटर। तुमने गैस करके देख लिया ना क्या हाल हुआ था एग्जाम में? P is -1, 0. So P lies on x-axis, negative x-axis, and R is over here. R है 3, 3√3। तो P Q R एक, टी हाँ की वैल्यू क्या होती है? क्या हुआ? tan 120 की वैल्यू क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर की क्या? tan 120 की वैल्यू। tan 120। हाँ जी।
tan 120 की वैल्यू के लिए तुम क्या करोगे, इसको लिखो tan 180 माइनस 60, राइट। सेकंड क्वाड में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan 60, तो -√3 हो जाएगा। ऐसे आना चाहिए में निकालना। 160 को लिखा, 120 को 160, 180 माइनस 60, 120 सेकंड क्वाड में tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है सर। हम्म। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है वो लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। हाँ, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम वो लंबा मेथड है, डायरेक्ट इसे डायग्राम से करो। इस एंगल को तुम्हें बाइसेक्ट करना है, ठीक है। ये पता है कितना एंगल है ये? जस्ट लुक एट द कोऑर्डिनेट्स, लुक एट द पॉइंट आर। इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, इसका बेस कितना हो गया? कैन यू फाइंड दिस एंगल? इस राइट ट्रायंगल में tan थीटा कितना हुआ? √3। √3 कितना होता है? 60, तो ये 60 हो गया। मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया? 120। अब इसका हमें, मेरे को बाइसेक्टर चाहिए। इसका बाइसेक्टर ये होगा, इसका बाइसेक्टर क्यू से पास करेगा, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? 60 + 60 120 बनाएगा। तो इससे तुम्हारा स्लोप आ जाएगा, 1 पॉइंट फॉर्म लगा दो, 0 0 से पास कर रहा है। फाइंड द स्लोप। स्लोप ये निकाला हुआ है ऑलरेडी, तो तो इक्वेशन। आपका 60 कहाँ से आया? 120 का आधा। नहीं, 120 कहाँ से आया? 180 माइनस 60 कितना हुआ? ये 60 हो गया ना। कैसे? tan थीटा लगाओ इस ट्रायंगल में। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 3 √3 है, बेस 3 है, √3 हो गया ना tan। ओह ओके। थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है ऐसे। सर मेरा आंसर सी आ रहा है। ये आ रहा है? हाँ जी। ठीक है, तो अभी ये इक्वेशन यूज कर लो, y - y1 m × x - x1। तो y - 0, m आ गया -√3 x - 0, तो y + √3x = 0। सो दैट इज द एंगल बाइसेक्टर। सी आंसर हो गया। लिख लिया सबने? ऋषा तुम क्या कर रही हो? उसको छोड़ो, ये अपना काम कर लो। लिख चुकी है, लिख लिया तुमने?
क्वेश्चन एक बार लिख लो फिर सोचो हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। सर बी। पक्का? हाँ, आई थिंक सो। इसके दो आंसर आएंगे, दो लाइंस आएंगी। ये लाइन इस लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है और इस पॉइंट से पास कर रही है। हाँ जी। सो द रिक्वायर्ड लाइन इज y माइनस टू इक्वल टू m x-3। ये रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है। m कैसे आएगा? इस लाइन का स्लोप अगर हमने m ले लिया तो इस लाइन और m के बीच का एंगल हमें tan 60 डिग्री दे रखा है। तो तुम उससे m की वैल्यू निकाल सकते हो। m की दो वैल्यूज आएंगी, या तो तुम यूज कर लो ये वाला फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m माइनस, इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप है -√3, है ना, डिवाइडेड बाय 1 + m इंटू, और थीटा की वैल्यू 60 है। जब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस साइन आएगा। m की दो वैल्यूज निकाल लो, उससे दो लाइंस आएंगी। अब उसने पूछा है वो लाइन फाइंड करनी जो कि एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही है। इज इट नेसेसरी दैट ऑल लाइंस विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस? हो सकता है कोई लाइन ऐसी भी हो जो इंटरसेक्ट ना करे। यस, ये सारी लाइंस एक्स इक्वल टू सी टाइप्स और के टाइप्स जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हो सकता है आउट ऑफ द टू लाइंस एक लाइन ऐसी आएगी जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वो आंसर डिस्कार्ड हो जाएगा, दूसरा आंसर आ जाएगा। तो इससे m की दो वैल्यूज निकालो। इफ यू रिमेम्बर, मैंने एक फॉर्मूला भी दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था कि अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस में m निकालना है, इफ यू रिमेम्बर, अदरवाइज इसको सॉल्व करके निकाल लो। द फॉर्मूला वाज दिस: m इक्वल टू tan थीटा प्लस माइनस m2 इज इक्वल टू m1। 1 माइनस प्लस m tan थीटा 2, इसको भी यूज कर सकते हो तुम, डायरेक्ट आ जाएगा इससे, या वैसे को सॉल्व कर लो। सर डी ही आ रहा है। डी आ रहा है अब? हाँ, एम की वैल्यू 0 और √3 आई, तो √3 डाल के। ओके, लेट्स सी। तो tan 60 प्लस माइनस m विच इज -√3, डिवाइड, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, 1 माइनस प्लस -√3 tan 60। तो जब ऊपर प्लस साइन यूज करोगे तो नीचे नेगेटिव साइन यूज करना है। तो इफ आई यूज प्लस साइन इन द न्यूमरेटर तो m1 0 हो जाएगा, मतलब वो लाइन पैरेलल टू, ये वाली लाइन होगी वो पैरेलल टू एक्स वाई एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट नहीं करी, y इक्वल टू कांस्टेंट टाइप्स। इट वोंट बी x इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट।
y इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। तो ये तो डिस्कार्ड हो गया। जब तुम m को नेगेटिव लोगे, नेगेटिव साइन लोगे, तो m1 की वैल्यू कितनी आएगी? ऊपर नेगेटिव साइन लिया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2√3 डिवाइड बाय, नीचे ऊपर नेगेटिव साइन लिया था, नीचे पॉजिटिव लेना है मुझे, नीचे आएगा 1 - 3। ये होगा। सर टू आ गया, -2 आ गया M1। देखो, जब मैंने m को यहाँ नेगेटिव साइन लिया तो नीचे पॉजिटिव लूंगा ना, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, एंड दिस इज -3, सो m1 वुड बी -√3। तो नेगेटिव स्लोप किस में आ रहा है? या तो a में आ रहा है या d में आ रहा है? जब -√3 क्यों? √3 आ रहा है। मेरा तो √3 आया। ओह नो, मेरा नेगेटिव √3 है, सॉरी। कैसे आ रहा है? ये तो सही है ना, यहाँ पे तो प्लस माइनस, माइनस प्लस, ठीक है। तो मैंने ऊपर नेगेटिव साइन लिया, नीचे पॉजिटिव लूंगा तो माइनस ही आएगा। सर मैंने वो वाला फॉर्मूला यूज करा, m+√3 1 उससे भी माइनस। वही आना चाहिए। चेक कर लो एक बार, फिर बताता हूँ मैं इसका आंसर क्या है। सर मेरा तो B आ रहा है। हम्म। सेम भी आ रहा है। बी आ रहा है। हाँ जी। तो फिर मैंने कहीं गलती की है क्या? हाँ, लेकिन बात वही है, आंसर इससे भी आना चाहिए ना। ये कब कट रहा है? जब मैंने प्लस लिया तो कट जाता है ना, ठीक है। तो जब मैं माइनस लूंगा, ऊपर मैंने माइनस ले लिया, यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे मेरे को प्लस लेना था, तो फिर ये कैसे गड़बड़ हो रही है? इसका स्लोप तो -√3 है ही। इस वाले से आ रहा है तुम्हारा? हाँ सर, इससे मेरा 0 और √3 आ गया। एक मिनट। तो दिस इज प्लस -√3 इंटू 1 - √3m, दिस इज m+√3। तो +-√3, दिस इज -+3m, है ना, उल्टा नेगेटिव साइन था, प्लस माइनस प्लस हो गया, दिस इज m+√3। तो इफ आई टेक प्लस साइन, तो ये होगा √3 -3m, इससे 0 आ गया, ठीक है। व्हेन आई टेक नेगेटिव साइन, तो ये -√3 हो गया, दिस इज +3m इज इक्वल टू m+√3, ठीक है। पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आएगा तो फिर बी ऑप्शन है या फिर सी ऑप्शन है, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। y+2 इज इक्वल टू √3 इंटू x-3, ऑप्शन बी आंसर है। हम्म। पता नहीं, तुम ही बताओगे। लिख लिया? एक ही इंसान देता है? हाँ, दोनों ही देते हैं सब लोग।
लिख लो, क्वेश्चन लिखो। सर जो दूसरा सर्कल है वो बड़े सर्कल के अंदर है। If one of the diameter of the circle is a chord to the circle with center 2, 1, दो इसका सर्कल ना। डायमीटर हमारे वाले सर्कल के का एक कॉर्ड है। तो दो सर्कल है। दो सर्कल हुए। हाँ, और जो दूसरा सर्कल है वो दूसरा उसकी इक्वेशन निकालनी है, उसका रेडियस निकालना है, उसका सेंटर दे रखा है। ठीक है। तो जो तुम्हें सर्कल दे रखा है, देखो, ये वाला सर्कल मान लो ये है, ठीक है। तो वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सपोज ये इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर हमारे सर्कल का कॉर्ड है। हमारा सर्कल हमने रेड से बना लिया, ये हमारा सर्कल। इसका हमें सेंटर दे रखा है 2, 1। तो जो सर्कल बना हुआ है उसका वो निकालना है। ये जो वाला सर्कल है, इसका रेडियस फाइंड करना है। तो जो गिवन सर्कल है ना, उसका तुम पहले सेंटर रेडियस निकाल लो, काम हो जाएगा। क्वेश्चन को समझो पहले, उसके बाद स्टार्ट करो। जो गिवन सर्कल है उसका सेंटर और रेडियस निकाल लो। √g² + f² - c। If you have a circle like this, इसका रेडियस सेंटर तो मालूम है क्या होता है। रेडियस इज √g² + f² - c। अब देखो क्या करना है। कर लो, इसको समझना भी तो है। फायदा क्या होगा तुम्हें दोबारा करना पड़े, दिखाओ। सेंटर यहाँ ले लो इसका, करो। अगर हम सेंटर ऑफ सर्कल से कॉर्ड पे, हाँ वो बाइसेक्ट करता है। हाँ, बाइसेक्ट करेगा। हाँ, इस सर्कल के सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर डालें कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली बात है सेंटर से पास करेगा। इस सर्कल का तुमने सेंटर निकाल लिया, कितना है? 1,3। 1,3। इसका रेडियस भी निकाल लिया होगा। ये आएगा 1 + 9 - 6, दैट इज 2। इसका रेडियस कैपिटल R ले लो, पाइथागोरस लगा दो। थैंक यू वेरी मच, हो गया।
दोनों सर्कल के सेंटर के बीच डिस्टेंस का डिस्टेंस निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूले से. You can find this distance using distance formula between 2 comma 1 and 1 comma 3. फिर पाइथागोरस से उसका रेडियस आ जाएगा. तो जो 2 है वो हमारा गिवन इक्वेशन, गिवन हाँ, गिवन उसका सर्कल का रेडियस है। रेडियस है. हाँ जी। और 1 comma 3 गिवन सर्कल का सेंटर है. हाँ फिर दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया फॉर्मूले से. डिस्टेंस हाँ, फॉर्मूला लगा दिया. कितना आ रहा है ये? निकालने दो सर। ये √5 आ गया. फिर इसमें पाइथागोरस लगा दो. वैसे तुम इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आंसर कर सकते थे. थोड़ा लॉजिक लगाओ. यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन विदाउट सॉल्विंग. सोचो ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं. सोचो. नहीं नहीं, वो नहीं, बिना कुछ किए आंसर आ सकता था. सोचो सोचो. पुश योर सेल्फ. बिकॉज छोटे सर्कल का रेडियस 2 है तो हम्म. बड़े का 3 होगा। हाँ, ये था इसका लॉजिक. छोटा जो सर्कल था, बिकॉज इसका डायमीटर इसका कॉर्ड है. इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें रिक्वायर्ड सर्कल है उसका रेडियस तो बड़ा ही होगा. अब रेडियस 2 से बड़ा किस में आ रहा है? ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया. आप डिसाइड कर लो ऑप्शन क्या है. कहीं. तो बिना सॉल्व किए भी आंसर हो रहा था. तो कुछ क्वेश्चन में तुम इस तरह भी अप्लाई कर सकते हो. सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लगाएंगे ना इसमें? नहीं, उसके बिना भी कर सकते हो.
उससे दो अगर कोई स्टेप में आंसर आ गया सर। हम्म 2 स्टेप में आंसर आ गया उससे। आ गया 2 स्टेप में? क्या किया बताओ। मैंने x(1) - 2y(y1) = 4 कर दिया। हम्म फिर वो जो हमें वैल्यू दी हुई थी उससे डिवाइड कर दिया, तो हम्म x1 4 आ गया और y1 -√6 आ गया। अब प्रॉब्लम ये ना, वो टैंजेंट का इक्वेशन सब लोगों ने किया नहीं है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी कोई कर्व तुम्हें दे रखा है और एक लाइन उसको अगर टच कर रही है, इसका मतलब या तो यहाँ से x निकाल के इसमें डाल दो, जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दो, बिकॉज d0 का मतलब क्या है, दोनों पॉइंट एक ही हैं, दोनों रूट एक हैं, इक्वल रूट्स। तो लाइन का x या लाइन का y निकालो और उसको कोनिक की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो डाल दो। सिंस बोथ द रूट्स आर द सेम, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी जीरो। एंड दिस यू कैन अप्लाई ऑल द टाइम। जब भी कोई लाइन किसी गिवन कर्व के टैंजेंट है, चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और एनी अदर कर्व, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सर एक बार वापस समझा दो प्लीज। लाइन और कर्व को आपस में सॉल्व कर लो, ओके। क्वाड्रेटिक बनाओ, करो इतना। ठीक है। इन दिनों को आपस में सॉल्व कर लो, या तो उसका एक्स या उसका वाई निकाल के सब्स्टिट्यूट कर लो। किसको रिप्लेस कर रहे हो, एक्स को या वाई को? एक्स को। एक्स की जगह आ एक गया सेकंड। 2 - √6y/2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो बिना गलती किए हुए, एंड देन जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका d0 कर दो, या उसका d0 ही आएगा, इनफैक्ट जीरो ही आएगा, मतलब उसका रूट निकाल लो, उससे y की वैल्यू आ जाएगी, उससे d0 ही आएगा। कई बार क्या होता है, इक्वेशन में कुछ अननोन होता है, जैसे मान लो इस लाइन में m या c अननोन होता है, तो हम वो उसका अननोन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, d को जीरो करके उसका वैल्यू निकाल, रूट निकाल लो। तो ये इनफैक्ट परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। सर -12 होगा ना? उधर राइट में लगेगा ना सबको। अच्छा। तो ये आ गया, इससे परफेक्ट स्क्वायर y+√6 का होल स्क्वायर है ये। नहीं, प्लस माइनस नहीं आएगा, एक ही आएगी ना वैल्यू, जब d इसका जीरो है। हाँ, तो y = -√6 आ गया। अब y = -√6 एक ही ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, इस वाले में। दिस इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
और जो सिद्धांत बता रहा था वो ये था कि भाई किसी भी कर्व में अगर मुझे x1 y1 पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है, तो उसकी ये कर्व की इक्वेशन ऐसे, टेंजेंट की इक्वेशन ये है। तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, ये हम करेंगे। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x(x1) से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y(y1) से, 2x को रिप्लेस कर दो x+x1 से, और 2y को रिप्लेस कर दो y+y1 से। जब भी किसी कोनिक को तुम्हें टेंजेंट में अगर कन्वर्ट करना है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये था, इसमें टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आएगी, जहां भी एक्स स्क्वायर आ रहा है वहाँ x(x1) लिख दो, जहाँ y1 स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे y(y1) लिख दो, रेस्ट एज इट इज। फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लो एंड आंसर आ जाता डायरेक्टली। इस बार मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, 25 मार्च करता हूँ फिजिक्स क्लास एवरी ईयर, बट दिस टाइम आई स्टार्ट लिटिल अर्ली बिकॉज इस बार ना सेशन 12 का जल्दी शुरू हो रहा है हर जगह। बता दूंगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी सीरियसली, फिजिक्स में आई वोंट टॉलरेट शॉर्टकट्स। हाँ मुझे, और रेगुलर टेस्ट भी होते हैं बहुत ज़्यादा, रेगुलर टेस्ट भी होते हैं सब्जेक्टिव। अब इसमें क्या करोगे, इसको y ले लो, ठीक है, फंक्शन को y ले लो, और नहीं नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना लो एक बार, ठीक है, और उसका डी ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दो, बिकॉज x इज अ रियल नंबर, सो क्वाड्रेटिक का डी हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x में क्वाड्रेटिक बनाओ, सिंस x इज अ रियल नंबर, उस क्वाड्रेटिक का डी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यूज दिस।
हम्म, हाँ। हम्म, ये आ गई क्वाड्रेटिक। अब इसका डी ग्रेटर इक्वल टू 0 करो। डी होगा B² -4AC ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको ओपन मत करो, एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लो। तो क्या आ रहा है अब? y-1, y-1 -4y + 8। दिस इज y-1 7 -3y आ रहा है। ठीक। अब इस एक फैक्टर में y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तुम क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो उसको, ताकि कोएफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव हो जाए। व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन तो क्या होता है, साइन ऑफ एन इक्वेशन रिवर्सेस। हाँ, वे भी कब बनाएंगे। तो अब यहाँ तक एक बार देख लो इसको, देख कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा तो हमने सिर्फ एक ही टर्म को कैसे मल्टीप्लाई करा? एक ही वन होता है मल्टीप्लाई। सपोज यू हैव a × b = -4। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा बताओ मुझे। माइनस माइनस ए ए बी इंटू बी। b = 4। हाँ ये जी। थोड़ी कि माइनस से -b = 4 आएगा। ओके, ठीक है, थैंक तो अब इसको इक्वल टू 0 डाल के वो निकाल लो इसके रूट्स। एक तो आ गया 1। मैंने सॉलिड सर्कल बनाया बिकॉज इक्वल साइन भी है, ये है 7/3। अब जब भी किसी भी इन इक्वेशन में सारे फैक्टर्स में वेरिएबल पॉजिटिव होता है तो साइन राइट मोस्ट इंटरवल का पॉजिटिव होता है, फिर ऑल्टरनेट कर देते हैं साइन। ये तरीका होता है। अब सॉल्यूशन सेट कौन सा आएगा? सॉल्यूशन सेट आएगा <= 0 वाला, ये वाला आएगा। इससे हमारा आंसर आ रहा है 1 to 7/3 क्लोज इंटरवल। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ये कोई है ही नहीं, तो मैं लास्ट ऑप्शन को बना देता हूँ क्लोज इंटरवल 1 to 7/3 लाइक दिस। अब मुझे बताओ आंसर कौन सा सही है। लास्ट वाला आंसर गलत है। लास्ट वाला आंसर गलत इसलिए है कि वो y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर तुम इसमें y को 1 डाल दोगे, y को 1 डालने पता है क्या आएगा आंसर? 1 = 2 आएगा।
वैसे भी इस क्वाड्रेटिक का अगर तुम रूट निकालोगे तो क्या आता है रूट? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। व्हाट इज a इज y माइनस वन। तो अगर y वन हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा रूट, तो y के नॉट बी वन, इसीलिए आंसर सी ऑप्शन आएगा। मतलब इसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इसको हम एक और दूसरे मेथड से भी करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, सेम क्वेश्चन। ये लिख लिया। अब सेकंड मेथड कर रहा हूं मैं, यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर। एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को थोड़ा रीअरेंज करो और फिर अलग अलग डिवाइड कर दो, दिस बाय दिस वन एंड दिस बाय दिस। एक बार इतना लिखो, और फिर डिनोमिनेटर में जो परफेक्ट वो है ना टर्म, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, करो। डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। कन्वर्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू अ परफेक्ट स्क्वायर। हो गया? करो। ये इसमें तुम ये भी यूज कर सकते हो, किसी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है। हाँ, वो कर लो फिर। ऋषभ परफेक्ट स्क्वायर बन गया, बनाओ उसको। मान्या बन गया। नहीं सर। क्यों? परफेक्ट स्क्वायर तो बताया तुम्हें कैसे करते हैं। हाँ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वन होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। फिर एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको दो से डिवाइड करो और उसका स्क्वायर कर दो। उसी को फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर। तो दिस इज एक्स प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर आ गया। अब y देखो क्या है, y है वन प्लस समथिंग, है ना? तो अगर मुझे y को मैक्सिमाइज करना है, अगर मुझे y को मैक्सिमाइज करना है तो ये टर्म भी मैक्सिमम होनी चाहिए। ये टर्म मैक्सिमम कब होगी? जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, है ना? डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है?
जीरो। तो तो जब ये मिनिमम हो जाएगा तो हमारा वाई मैक्सिमम हो जाएगा। आ गया, वाई की मैक्स वैल्यू आ गई। जब डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम होगा तो वाई मैक्स होगा। अब वाई की मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी? वाई की मिनिमम वैल्यू के लिए ये होना चाहिए मैक्सिमम। इसको मैक्सिमम कितना करोगे? परफेक्ट स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है, पर इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है, इसलिए जो वाई मिनिमम है उसको ओपन इंटरवल में लेना पड़ेगा। तो दिस वाज द सेकेंड मेथड। इसको हम डेरिवेटिव से भी कर सकते, डिफरेंशिएशन से भी कर सकते थे। ट्वेल्थ में लर्न हाउ टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ फंक्शन यूजिंग डेरिवेटिव्स। 1 - cos 2 थीटा का आइडेंटिटी लगा देते ना। 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin² थीटा। यूज दैट। 1। सोचो। और मैंने बताया था ना, √(x²) हमेशा होता है mod x। हाँ, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ये हो जाएगा 2 sin²x बाय √2x। So limit x tending to 0, √2 mod sin x। हम्म
अब जब भी मॉड या ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, हम आर एच एल एल एच एल लेते हैं इसका। तो इसका एल एच एल तो आएगा जब एल एच एल लोगे जीरो माइनस एच करके, तो उसमें माइनस हो जाता है ये, तो लिमिट आएगी -1। जब आर एच एल करोगे तो इसकी लिमिट आएगी +1। मतलब आर एच एल एंड एल एच एल आर डिफरेंट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक बार ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि रूट एक्स मॉड एक्स कैसे हुआ? और फिर आर चले चलो। मॉड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है मॉड एक्स, ओके। तो अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा मॉड साइन एक्स। हाँ। अब जब एक्स जीरो से छोटा होगा, हाँ। साइन नेगेटिव होगा। जब हाँ। मॉड के अंदर की टर्म नेगेटिव होती है तो बाहर माइनस साइन लग जाता है मॉड हटा के। हम्म। जब मॉड के अंदर की टर्म पॉजिटिव होती है तो मॉड हट जाता है, वही फंक्शन सेम रहता है। सो एल एच एल आर एच एल डिफरेंट आएंगे, इसके लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है इसका आंसर। ठीक ऋषा क्वेश्चन लिखो। यस। हम्म, हो सकता है। हम्म, करो बोर्ड पे करो, हो सकता है सही हो जाए बोर्ड। पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख दो।
अब एक्स की टर्म क्लब कर लो, एक्स की पावर्स को क्लब करो, उसको इक्वल टू 4 कर दो, बिकॉज वी लुकिंग फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4. एंट्रेंस में तो आया है. तो x का जो कोएफिशिएंट आ रहा है, x की पावर आ रही है 10 - 3r, है ना. उसको 4 से इक्वेट किया, r की वैल्यू 2 आ गई, r को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो. टू रेज टू पावर 8 होता है 256. 2 रेज टू पावर 10 याद कर लो, 2 रेज टू पावर 10 होगा 1024. उसको 2 से डिवाइड किया तो 2 रेज टू पावर 9 आता है 512. फिर 2 से डिवाइड किया 2 रेज टू पावर 8 256. 405. अच्छा. हम्म. अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तुम क्या, तुम्हारे एग्जाम कब खत्म हो जाएंगे? हमारी क्लासेस अप्रैल में स्टार्ट होंगी ना. हम्म. तो जो भी बीच में टाइम मिलेगा ना एग्जाम के बाद, डोंट वेस्ट दैट, बिकॉज अब हम क्या करेंगे, जब व्हेन द क्लासेस स्टार्ट आई विल स्टार्ट विद सम टॉपिक ऑफ 12th, देन आई टेक सम टॉपिक ऑफ 11th, एंड दिल बी लाइक दैट, लाइक जैसे 12th में हमारा जुलाई सितंबर फर्स्ट टर्म होता है, तो उसमें इंटीग्रेशन भी करा देते हैं, काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता है, कुछ टॉपिक. सो आई बी डूइंग सम 11 टॉपिक, सम 12 टॉपिक. सो आई वुड सजेस्ट दैट जो भी हमने 11th में भी किया है ना, उसको एक बार रिवाइज करो कंप्लीटली. दोज बुकलेट्स जो कि अगर तुमने कबाड़ी वाले को दे दी है वो, तो उसको वापस ले लेना और उनसे पढ़ना शुरू करना. हाँ. हाँ वो छोड़ देना, लेकिन एटलीस्ट तुम सॉल्व एग्जाम्पल कर सकते हो, थ्योरी पढ़ सकते हो वो टाइम. तो डोंट वेस्ट टाइम, कहने का मतलब ये है. तो वहाँ से भी पढ़ लेना तुम. ठीक है. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 11th एग्जाम, एंड सी यू ऑन 11th ऑफ अप्रैल, एंडिंग द क्लास. थैंक यू सर. बाय. हैं.